नमस्ते। जून 2025 के मैक्रो और मार्केट रैपअप में आपका स्वागत है। लिबरेशन डे के बाद से और अधिक स्पष्ट रूप से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत से नीति परिवर्तन अब दैनिक घटनाएं बन गए हैं। माह की शुरुआत अमेरिका चीन के 90 दिन शुल्क निलंबन से हुई। बाजारों को हफ्तों से चल रही शुल्क से संबंधित विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बाद शांत किया गया। लेकिन फिर इस महीने के दौरान हमने सच में यह जाना कि एलोन मस्क अब कंपनी डोज से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसे अमेरिका के बजट में खर्च कटौती के कार्य के लिए सौंपा गया था। सरकार दक्षता विभाग सफलता स्पष्ट रूप से घट गई है। बहुत सारे कानूनी लड़ाइयों और सामाजिक अशांति के साथ अमेरिका का बजट घरेलू कर कटौती करने को लक्ष्य रखता है, जबकि वित्तीय घाटा बढ़ रहा। ट्रंप की आर्थिक रणनीति की खास विशेषता, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ट्रंप के शुल्क खारिज किए। ट्रंप की एजेंडा में एक नया अवरोध पेश किया। हालांकि एक अस्थायी 150 दिन की राहत की अनुमति दी गई है, अभी के लिए लागू रहेगी। भविष्य असमंजस में है। शुल्कों को दोनों वार्तालाप उपकरण और राजस्व स्रोत के रूप में लेकर चल रही बहस भ्रम को दर्शाती है। वास्तव में वे एक समय पर केवल एक उद्देश्य की सेवा करते हैं और शुल्क मुद्दा इसे उजागर करता है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक असंतुलन। प्रशासन अभी भी कर प्रवर्तन के लिए अन्य कानूनी उपाय लागू कर सकता है। हालांकि 2025 तक शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि की उम्मीद क्रमिक रूप से होने की है, क्योंकि प्रशासन अब एक नया शुल्क ढांचा स्थापित करने पर काम कर रहा है। अमेरिकी आर्थिक विकास आगे फिस्कल विस्तार, नियमन मुक्ति जैसी नीतियों के तहत मिश्रित संकेतों का सामना कर रही है, और कर कटौती का मुकाबला उच्च उपज, नीति अनिश्चितता और आगामी शुल्क निर्णयों से होता है। यह अस्थिर वातावरण समाचार प्रवाह के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा चुका है और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता को बनाए रखता है, जो व्यापार निर्णयों को बाधित करता है। शुल्क कार्यान्वयन में देरी ने मंदी के डर को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी, स्थायी मुद्रास्फीति और एक धैर्यवान संघीय रिजर्व के साथ जूझना जारी रखती है। हालांकि मुद्रास्फीति और अपेक्षाएं नियंत्रित बनी हुई हैं, फेड प्रतीक्षा और देखने की स्थिति अपना रहा है। दरें समायोजित करने से पहले हालिया नीतिगत परिवर्तनों के मुद्रास्फीति प्रभावों का अवलोकन करना पसंद कर रहा है। अमेरिका में मौद्रिक सहजता संभवतः 2026 में एक घटना होगी, क्योंकि फेड समय से पहले दर कटौती के बजाय सावधानी को प्राथमिकता देता है। इस बीच चीन चुपचाप अमेरिका पर निर्भरता कम करने के उपायों का अनुसरण कर रहा है, जिसमें सीमा पार भुगतान प्रणालियों और वस्तु विनिमयों में सुधार शामिल है। वैश्विक स्तर पर यूरोप और चीन दोनों आर्थिक प्रोत्साहन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन में पुनर्मुद्रास्फीति अभी भी पकड़ीडीएच में नहीं है। पिछले महीनों में विकसित बाजारों के बॉन्ड यील्ड्स विशेष रूप से 30 साल के सेगमेंट में बढ़े हैं, जबकि 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 4% से ऊपर बनी रही। अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ है, उभरते बाजारों की मुद्राएं मजबूत हुई हैं, कमोडिटीज स्थिर हो गई हैं, हालांकि कीमती धातुओं में वृद्धि हुई है। अमेरिकी यील्ड कर्व विशेष रूप से 30 वर्षीय बनाम 10 वर्षीय फैलाव तेज हुई है, लेकिन यह अभी भी दीर्घकालिक रुझानों से नीचे है। वैश्विक बॉन्ड जारीकरणों में वृद्धि को देखते हुए यूएस डेब्ट स्थिरता के चिंताएं और अमेरिकी संपत्तियों पर बढ़ती अनिश्चितता प्रीमियम निवेशकों को प्रभावित कर रही है। दीर्घकालिक यील्ड्स बढ़ सकती हैं, जिससे ट्रंप की घरेलू कर कटौती हेतु टैरिफ और विथ होल्डिंग टैक्स की रणनीति स्पष्ट होती है कि विदेशी नागरिकों से अमेरिकी डेब्ट भार का एक हिस्सा वहन कराने की इच्छा, यह विदेशी निवेशकों को अमेरिकी ट्रेजरीज से विविधता लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। वृद्ध हो रही राजनीतिक और कर संबंधी अनिश्चितता डॉलर की मजबूती पर दबाव डाल रही है। हालांकि अमेरिकी स्टॉक ने कुछ नुकसान की भरपाई की है, अन्य बाजार विशेष रूप से चीन और यूरोप ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो सरल फिस्कल नीतियों की उम्मीद को दर्शाता है। जबकि अमेरिकी प्रति शेयर आय अनुमान मजबूत बने हुए हैं, वैश्विक निवेशक तेजी से अमेरिकी बाहर के अवसरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि रास्ता बहुत सीधा नहीं हो सकता। अगर वैश्विक फिस्कल प्रोत्साहन जारी रहता है और व्यापार तनाव कम होते हैं, तो कमोडिटी कीमतें समर्थन पा सकती हैं। हालांकि टैरिफ खतरों में कमी आई है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। डॉलर का गिरना संभवतः चल रही अनिश्चितता को दर्शाता है, जो अमेरिकी इक्विटीज को कम रखने को चुनौतीपूर्ण बना रहा है, लेकिन निवेशक स्पष्ट रूप से कहीं और बेहतर मूल्य की खोज कर रहे हैं। भारत की बात करते हुए वित्तीय वर्ष 26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 6.5% पर बनी रहने की संभावना है।
जहां कृषि के स्वस्थ संभावनाएं हैं, वहीं सरकार की इच्छा कैपेक्स लक्ष्यों की बेहतर पूर्ति सुनिश्चित करने की है और मौद्रिक परिस्थितियों में राहत से मांग का समर्थन करने में मदद मिलेगी। हमें घरेलू आय में मजबूती की कमी की चिंता है, निजी क्षेत्र के कैपेक्स और रियल एस्टेट गतिविधियों में कमी, जबकि अभी के लिए टैरिफ समस्याओं को टाल लिया गया है। वैश्विक नीतियों की अनिश्चितता भारत की वृद्धि के लिए जोखिम पैदा कर रही है। इस वर्ष हम नाम मात्र वृद्धि से चिंतित हैं, जो निर्यात में कमी और मंद वस्तु कीमतों के बढ़ते जोखिम के कारण आगामी आर्थिक वर्ष में 9% से नीचे गिर सकता है। भारत की तरलता स्थितियां बेहतर हो गई हैं, लेकिन फंडिंग लागत में अभी तक काफी कमी नहीं आई है। हालांकि वृद्धि को अब रोका जा चुका है। बैंक क्रेडिट वृद्धि मंद बनी हुई है, हालांकि अन्य क्रेडिट चैनल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरें कम होने पर बाजार उधार और बैंक ऋणों से अधिक प्रभावी ढंग से संचालित होता है, लाभप्रदता स्थिर देखते हुए। हम अपेक्षा करते हैं कि बैंक पक्ष से क्रेडिट ऑफटेक भी वित्तीय वर्ष 26 के दौरान सुधरेगा। इस वित्तीय वर्ष में पूर्व में उत्पाद शुल्क में वृद्धि और आरबीआई के अतिरिक्त 400 अरब रुपए के लाभ हस्तांतरण केंद्रीय सरकार के लिए किसी भी संभावित कर झटके से निपटने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। उच्च रक्षा खर्च और अप्रत्याशित व्यय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह, वित्तीय वर्ष 25 के लिए शुद्ध आधार पर यह शून्य के करीब रहा है। बाहरी निवेश में वृद्धि के कारण और स्वस्थ सकल प्रवाह के बावजूद पिछले निवेशों का पुनर्प्रेषण भारत में सतत बहुराष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है। आदर्श रूप में एफडीआई प्रवाह को वर्तमान खाता घाटा कवर करना चाहिए। सौभाग्य से शांत तेल और वस्तु कीमतों और मंद वैश्विक मुद्रास्फीति ने भारत के वर्तमान खाता घाटे को जीडीपी का 1% से कम रखा गया है और वित्तीय वर्ष 26 में भी ऐसा रहेगा, अन्य पूंजी प्रभावों के साथ प्रबंधनीय। चूंकि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकी डॉलर में विश्वास घाटे का कारण बना है, रुपए को लेकर चिंताएं कम हो गई हैं और मुद्रा से अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 26 के अधिकांश भाग में स्थिर रूप से व्यापार करेगी, जब तक कोई और झटका नहीं आता जिसे हमें मूल्यांकन करना होगा। टैरिफ अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय स्टॉक्स ने लाभ प्राप्त किया। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 4-5% बढ़ रहे हैं। इस वर्ष शुरू से एफपीआई ने खरीदारों को उत्तेजित किया, जबकि समग्र बाजार चौड़ाई और बाहरी क्षेत्रों में प्रदर्शन कमजोर रहा। वैश्विक व्यापार चिंताओं को दर्शाता है। हाल ही में भारतीय लंबित बांड यील्ड में गिरावट के बाद मूल्यांकन अधिक उचित हो गए हैं और प्रति आय गुणकीय में डी रेटिंग। हमारा पसंदीदा मापदंड आय यील्ड से बांड यील्ड का अंतर अब पिछले वर्ष के उच्च स्तरों की तुलना में मामूली मूल्यांकन का सुझाव देता बाजार भावना प्रोप्राइटरी इक्विटी सेंटिमेंट इंडेक्स के माध्यम से कैप्चर की गई है, सतर्क बनी हुई है, जिसमें लालच पर अधिक भय है। पिछले वर्ष की उत्साहजनकता के विपरीत एक विरोधाभासी दृष्टिकोण से यह अधोभारित इक्विटीज से सामान्य की ओर बदलाव एक स्वस्थ बाजार दृष्टिकोण है, जो निवेशकों को बेहतर दीर्घकालिक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। हालांकि हम अभी ओवरवेट पोजीशन की सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं हैं। गुणवत्ता और दीर्घकालिक मौलिकताएं हमारे विचार में पिछले वर्ष की कथानक आधारित और कुछ हद तक सट्टात्मक मूल्य कार्रवाई के बजाय पुरस्कृत होना शुरू करेंगी। बैंकिंग सिस्टम का अधिशेष लगभग 2 ट्रिलियन रुपए पर है। यह निवल मांग और समय देनदारियों का 0.8% है, जबकि स्थायी लिक्विडिटी मध्य मई तक 3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई। यह एनडीटीएल का 1.4% है। अपेक्षित लाभांश हस्तांतरणों से लिक्विडिटी 6 ट्रिलियन रुपए से अधिक, एनडीटीएल का 2.5%। सरकारी खर्च के होने पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अधिशेष में प्रवाहित होने की संभावना है। वित्त वर्ष 26 भारत में आसान लिक्विडिटी और अनुकूल मौद्रिक नीति के रूप में आकार ले रहा है। अन्य उभरते बाजारों के समानांतर और अमेरिका के रुझानों से कुछ डिकपलिंग दर्शा रहे हैं। अब तक 50 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की जा चुकी है। बुनियादी मामला बाद में और 50 बेसिस पॉइंट की मांग करता है, जिसके बाद दर निर्णय अधिक सावधानी पूर्वक लिए जाएंगे। इन्फ्लेशन का अनुमान FY26 तक लगभग 3% रहने का है। इस बेहतर लिक्विडिटी ने यील्ड कर्व को तिरछा कर दिया है, क्योंकि अल्पकालिक दरों में काफी गिरावट आई है। ओवरनाइट उधार दरें निचले कॉरिडोर लिमिट के करीब हैं। हम ब्याज दरों के प्रति सकारात्मक बने हुए हैं। सरकारी बॉन्ड्स 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि संभव। जमा रणनीतियां फैलाव अवधि गतिविधियों का समर्थन करती हैं। इस महीने के लिए विदा लेती हूं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।